प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का जो तृतीय चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत विभव। उसमें अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है। वैद्युत विभव बताया है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितियों, वैद्युत द्विध्रुव की विभिन्न स्थितियों में वैद्युत विभव कितना होता है उसके बारे में बताया। अब आज हम लोग बच्चों उससे और आगे पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक है, इक्विल पोटेंशियल सरफेस। इसमें क्या होता है समविभव पृष्ठ? तो देखिए इसकी परिभाषा अगर हम कहना चाहें तो क्या होगी समविभव पृष्ठ की परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे ये हमने एक गोला ले लिया बच्चों, ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पे हम मान लेते हैं जो विभव है वो क्या है? समान है। इस स्थिति में इसके प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी बच्चों? पृष्ठ के लंबवत होगी। क्या होगी? किसी समविभव पृष्ठ में अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली जाए तो वो क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत होगी। क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली विशेषता है किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य होता है कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो उसमें अगर किसी आवेश को एक बिंदु से, जैसे यहां मान लेते हैं कोई आवेश है यहां से यहां तक ले जाना है, ठीक है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि भाई v1 माइनस v2 इक्वल टू आपने पढ़ा है W/Q, ठीक है। अब v1 माइनस v2 मतलब ये तो दोनों जगह बराबर है ना। अब जब ये दोनों जगह बराबर है तो ये इसका डिफरेंस कितना होगा? शून्य होगा। जब शून्य होगा तो जाहिर सी बात है किया गया कार्य क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। क्लियर? आगे देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती। यही बात अभी मैंने आपको बताई थी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती, अर्थात अगर समविभव पृष्ठ पर कोई अभिलंब खींचा जाता है तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। कोई समविभव पृष्ठ है, इस पर अगर कोई अभिलंब खींचा गया तो वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। क्लियर? आगे देखते हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। देखिए भाई, अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट देंगे, मान लेते हैं ऐसे, तो इस स्थिति में जब परपेंडिकुलर खींचेंगे हम तो क्या हो जाएगा? इस स्थिति में कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी। कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी और जो कि वैद्युत क्षेत्र की, जो कि क्या है? असंभव है। क्लियर? आगे, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ परस्पर पास पास एवं दुर्बल क्षेत्र में परस्पर क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो ये हैं बच्चों समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। आगे देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आइए समझते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब आवेश या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे, तो जब किन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे को के पास लाना होगा या एक दूसरे से दूर ले जाना होगा तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि
जब ऐसी स्थिति होती है कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित करें या प्रतिकर्षित करें, तो यदि हमें उन्हें एक दूसरे के पास लाना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, या फिर उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाना है तब भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य, जो ये किया गया कार्य है, ये आवेशों में एक ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरे कथन के अनुसार ये हम कह सकते हैं, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में की जाती है। देखिए बच्चों, मान लेते हैं हम प्लस क्यू आवेश, यहां मान लेते हैं Q1 आवेश है, यहाँ क्या है Q2 है, ये A है, ये B है, और इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं बच्चों, R मान लेते हैं। क्लियर। अब लिखते हैं क्या, मानते हैं माना Q1 और Q2 दो आवेश हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। इस स्थिति में यदि Q1 A पर और Q2 B पे है, तो यहाँ पर हम एक चीज ये मानते हैं, माना Q2 B पे ना होकर कहाँ पर है, अनंत पर है। माना Q2 B पे ना होके अनंत पर है, तब इस स्थिति में Q1 के कारण B पर वैद्युत विभव क्या होगा बच्चों, V = 1/4πε0 के भी मान सकते हैं हम, और Q1 अपान कितना हो जाएगा, R। ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो Q2 आवेश था ये कहां पर था, अनंत पर था। अब वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार इस आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। W इक्वल टू, देखिए V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W अपान Q। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V इंटू Q2, V इंटू Q2। भाई ये आवेश क्या था, Q2 था। तो यहाँ पे अगर हम रखना चाहें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V 1/4πε0 के एंड Q1 Q2 अपान हो जाएगा R। क्लियर। और ये W जो होता है ये किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, U = 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R। अच्छा, ये है ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल। क्लियर, समझ में आया बच्चों। यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हैं तो इस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसको भी देख लेते हैं। दो से अधिक आवेश होने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, माना प्लस Q1 माइनस Q2 और Q3, माना प्लस Q1 कामा माइनस Q2 कामा Q3, तीन आवेश किसी त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं, अतः इनकी स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये जब Q1 है माइनस Q2 है Q3, तो वैसे ही लगाना है। U इक्वल टू फार्मूला आपको बताया ही है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। ठीक, तो Q1 Q2 अपान R है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ Q1 है और यहाँ माइनस Q2, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि चिन्ह सहित लेना है। तो अगर हम Q1 Q2 को लेके लें तो देखिए U1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1
और इंटू माइनस का Q2 अपान R12। इसी तरीके से अगर हम U2 ले लें, चलो इसको मान लेते हैं, तो 1/4πε0 Q2 कैसा माइनस का इंटू Q3 अपान R23। U3 इक्वल टू 1/4πε0। फिर आगे देखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 इंटू Q3 अपान R13। अगर हम U यहाँ से निकालें तो U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, देन U इक्वल टू सब में देखिए 1/4πε0 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का Q1 Q2 अपान R12 प्लस क्यों, ये भी माइनस का ही, Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q1 Q2 अपान R13। तो इस स्थिति में बच्चों ये हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। क्लियर। अगली है बच्चों परिभाषा विभव प्रवणता। तो सिंपल सी परिभाषा इसकी, दूरी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता कहलाता है, क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। ठीक है। देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। एक चीज देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, आवेश मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे X है, इन दोनों के बीच दूरी। तो जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे किस में परिवर्तन होता जाएगा, विभव में परिवर्तन होता जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं, आगे अभी और काम आएगा ये आपके। माना Q आवेश है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अब अगर हम यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इस कंडीशन में विभव निकालें तो V इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 1/4πε0। अगर हम उसको क्या मान लें, K मान लें, तो KQ अपान 1। यहाँ पे दूरी कितनी, R 1 मीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, KQ अपान 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, KQ अपान 3। तो देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही वैसे वैसे उसमें क्या होता जा रहा है, विभव में परिवर्तन होता जा रहा है। तो वही है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। इसका अगर फार्मूला हम लिखना चाहें तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन मीन्स डेल्टा V अपान डेल्टा x। अगर दूरी में परिवर्तन हम क्या मान लें, डेल्टा x मान लें भाई। पहले यहाँ पे x दूरी थी, यहाँ पे x1 मान लें, यहाँ पे x2 मान लें, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, डेल्टा x। तो ये हो जाएगा बच्चों विभव प्रवणता। क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बच्चों, आपको मैंने इससे पहले बताया था, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग। देखिए भाई, जाहिर सी बात है, वैद्युत द्विध्रुव को, जैसे वैद्युत द्विध्रुव की साम स्थित है, ठीक है, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। लेकिन जब हम इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो इस स्थिति में हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमने आपको इससे पहले बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव छेद से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में प्रूवमेंट करवाया है, तो उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण, तो उसी को हमें लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला
प्रत्यानयन बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल आघूर्ण यहां लिख लेते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ बराबर मैंने आपको प्रूव करवाया था PE sin थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब चूंकि बच्चों देखिएगा भाई, इसको थीटा कोण पे घुमाया गया तो इसके विरुद्ध क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा, ठीक। अब अगर हम इसको क्या करें, अब ये जो बल आघूर्ण है इसकी दिशा सदैव कैसी होती है, ये इसको साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, क्या करता है, साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो चूंकि जब ये साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा तो ये जो थीटा का मान है ये लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा, जो भी हो थीटा के मान में क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। जब थीटा के मान में परिवर्तन होता जाएगा तो जाहिर सी बात है बल आघूर्ण में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्लियर। यदि किसी समय अब ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, यदि किसी समय क्या हो, अल्पांश कोणीय विस्थापन हो, यदि किसी समय अल्पांश कोणीय विस्थापन डी थीटा हो, क्या हो, डी थीटा हो, तो अब जब इसमें कोणीय विस्थापन हो रहा है, ये इसको घुमा रहा है, तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो किया गया कार्य लिख लेंगे, तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल आघूर्ण गुणे क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ और कोणीय विस्थापन बच्चों कितना, डी थीटा। बात समझ में आई। अब हम क्या कर सकते हैं, टाउ का मान, टाउ को यहां पर हम क्या कर रहे थे, अगर हम टाउ का मान नियत मान लें, क्या मान लें, नियत मान लें। अच्छा, टाउ का मान नियत मान लें तो हम एक समय मान लेते हैं थीटा जीरो, एक समय ये किस स्थिति में है, थीटा जीरो स्थिति में है, और एक समय किस स्थिति में है, थीटा स्थिति में है। तो थीटा जीरो स्थिति से थीटा स्थिति में ले जाने में किया गया कार्य, माना एक समय कोणीय विस्थापन थीटा जीरो तथा कहीं पर क्या है, थीटा है। इस स्थिति में किया गया कार्य, इस स्थिति में किया गया कार्य। तो अब देखिए ये हो जाएगा बच्चों थीटा जीरो टू थीटा, कितना हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा टाउ इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा। और आपको पता है टाउ का मान कितना है बच्चों, PE sin थीटा। तो PE sin थीटा डी थीटा, थीटा जीरो से थीटा। नाउ PE तो बाहर हो जाएगा बच्चों, और sin थीटा डी थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है माइनस का cos थीटा। क्या होता है बच्चों, माइनस का cos थीटा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस का cos थीटा। अच्छा, लिमिट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या हो जाएगा, थीटा जीरो टू थीटा। अब थीटा जीरो बराबर मान लेते हैं, अच्छा एक सेकंड, अभी PE हो गया ये माइनस का, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये तो एक जगह तो cos थीटा ही रहेगा और माइनस क्या रहेगा, cos थीटा जीरो, ठीक। यदि थीटा जीरो इक्वल टू हम क्या मान लें बच्चों, जीरो मान लें, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, cos जीरो, और cos जीरो का मान क्या होता है बच्चों, 1। देन ये cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 1। माइनस से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये बच्चों हो गया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा।
हेंस प्रूव्ड। आगे देखते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव में एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव कहाँ स्थित है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब जब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो जाहिर सी बात है इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश के कारण एक बल किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए अनंत से अगर हमें प्लस क्यू आवेश लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य कहाँ किसके द्वारा किया जाएगा, बाह्यकर्ता द्वारा किया जाएगा। जबकि माइनस क्यू आवेश को अगर लाना है तो माइनस क्यू आवेश को तो ये अपनी ओर खींचेगा ही। तो जब ये माइनस क्यू आवेश को ये अपनी ओर खींचेगा तो जाहिर सी बात है माइनस क्यू आवेश के लिए ये वैद्युत क्षेत्र द्वारा स्वयं कार्य किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। प्लस क्यू आवेश को बाह्यकर्ता द्वारा लाना पड़ेगा, जबकि माइनस क्यू आवेश स्वयं वैद्युत क्षेत्र के द्वारा आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए माइनस क्यू, यहाँ पर चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो अनंत से प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा माइनस क्यू आवेश को लाने में कितनी 2l ज्यादा दूरी। भाई प्लस क्यू को तो यहीं तक आना था, माइनस क्यू को कहां तक आना था, यहां तक आना था। तो ये 2l ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही, ठीक है। तो इस स्थिति में जो माइनस क्यू पर लगाया गया वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर क्षेत्र द्वारा लगाया गया नेट बल कितना हो जाएगा, F इक्वल टू माइनस का QE। ठीक, इस स्थिति में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। तो F कितना है बच्चों, माइनस का QE है, D कितना है 2l है। या फिर अगर हम इसको लिख लें तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l इंटू माइनस का E। ठीक है, देन W इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l बराबर क्या होता है PE। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, हमें वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाना जरूर है। तो यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो वो एक ही जैसी रहे, ठीक है, वो परिवर्तित ना हो। तो देखिए W बराबर क्या हो गया PE। अब ये जो आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य है, यही तो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों स्थितिज ऊर्जा। इसको हम मान लेते हैं U नॉट। तो U नॉट इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा PE। कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था जब वैद्युत द्विध्रुव को छेद से थीटा कोण घुमाया जा रहा था, थीटा कोण घुमाया जा रहा था तो क्या कार्य करना पड़ रहा था। तो चूंकि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, आपने अभी क्या निकाला था, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। क्लियर। अब देखो बच्चों, स्थितिज ऊर्जा जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी, कुल स्थितिज ऊर्जा U थीटा इक्वल टू हो जाएगी U नॉट प्लस W। ठीक है, देन U थीटा इक्वल टू U नॉट कितना है, माइनस का PE है। अच्छा, W का मान अगर हम रखें तो इसमें PE और PE क्या हो जाएगा, PE इंटू 1 कितना हो जाएगा PE माइनस कितना हो जाएगा PE cos थीटा। ठीक है, PE प्लस का PE माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन U थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का PE cos थीटा। ठीक, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की व्यापक समीकरण है, इसको हम लिखेंगे व्यापक समीकरण। किसकी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की व्यापक समीकरण। अच्छा, अगर थीटा
90 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो जाएगा तो ये माइनस का पी हो जाएगा। थीटा 180 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ही पी। तो ऐसी कई स्थितियां बनती हैं, थीटा का मान बदल बदल के हम निकाल सकते हैं। क्लियर।